कर्ण की राजधानी हुआ करती थी। तो जैन जो पारसनाथ, इस प्रश्न में जो पूछा गया है सर, कि पारसनाथ जैनियों का सबसे बड़ा केंद्र, और पारसनाथ से जो सटा हुआ एक जगह है भागलपुर, जो अंग प्रदेश में है, चंपापुरी, भगवान वासुपूज्य जी का 5वां कर्म जो है वही हुआ। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि बनारस और भागलपुर ये दो जो है एक ऐसे हैं जहां की उत्तर वाहिनी गंगा का बड़ा केंद्र है। हमारे यहाँ बटेश्वर स्थान है जो मेरा गांव है, और दूसरा सुल्तानगंज है जहां से कि गंगा जल लेकर देवघर में लोग आते हैं। मेरा मंत्री महोदय से ये प्रश्न है सर कि अंग क्षेत्र में जो पारसनाथ है, जो चंपापुरी है, जो मंदार पर्वत है, जो फॉसिल है, जो देवघर है, जो दुमका है, उसमें जो बासुकीनाथ है, इसको प्रसाद योजना या किसी सर्किट योजना में जोड़कर क्या अंग के लिए कोई नई स्थिति हम पैदा कर सकते हैं, या भारत सरकार इसके बारे में सोच रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि स्कीम जो है वो रीवैम्प हो रही है, नए सिरे से स्कीम को डिजाइन किया जा रहा है, और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इसमें प्रस्ताव करेगी। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संज्ञान के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन में जब हम पहले सर्किट बना करके सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, अनुभव ये आया था कि सर्किट डेवलपमेंट में जो है जिस गंभीरता के साथ में पूरे सर्किट पे डेवलपमेंट होना चाहिए उस पर नहीं हो पाता है। तब हमने स्वदेश दर्शन 2 में सिर्फ डेस्टिनेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था, क्योंकि पुराना अनुभव भी ये था कि 2004 से 14 तक बहुत छोटी छोटी टोकन धनराशि जो है वो टूरिज्म मिनिस्ट्री डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था, और लोगों ने 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया, और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 श्री डॉक्टर के काव्य। थैंक यू स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 104। माननीय मंत्री महोदय। सर उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। सर, even after 4 phases of PM Shri school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because most of the children are from SC, ST, BC and minority background, sir. And I will also request the minister to allocate funds for the Young India integrated schools, which state government has initiated. Through you, I would like to ask for further more funds for the construction of these buildings, sir. सर, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आइडियल रूप में दिखाने के लिए इन पीएम श्री स्कूलों का प्रावधान लाया गया, और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें 27,360 करोड़ और 5 साल में इसको खर्च करने के लिए प्रावधान रखा है, और उसमें सेंट्रल शेयर लगभग 18,128 करोड़ है। टोटल जो इसमें 34 स्टेट्स, यूटीज और उसके साथ साथ केवीएस नवोदय विद्यालय उन्होंने मऊ साइन किया है। 2 स्टेट्स है अभी तक जिन्होंने इसमें सहमति नहीं दी, एक तमिलनाडु और दूसरा है वेस्ट बंगाल। बाकी जो आप जानते हैं कि इस आदरणीय सदस्य ने जो पूछा कि इसको और क्यों और इसको थोड़ा लचीला किया जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनईपी को आइडियल रूप से दर्शाने के लिए इन स्कूलों का चयन किया जाता है, तो इसलिए इसका सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज एक प्रोसीड्योर है,
उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। स्टेज 1 में स्टेज और यूटीज जो साइन करते हैं एमओयू, उसके बाद हम दूसरे स्टेज में आते हैं जिसमें पूल ऑफ स्कूल those are eligible to be selected as the PMC school are identified based on the prescribed minimum benchmark through UDI's data जो राज्य सरकारी देते हैं हम सबको। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ बेंचमार्क रखा जाता है कि एटलीस्ट द स्कूल्स शुड हैव इट्स ओन पक्का बिल्डिंग और ग्राउंड कंडीशन, और ऐसे बहुत सारे चीजें जो कंडीशन को माना जाता है। इसको अगर रिलैक्स करेंगे तो पीएमसी स्कूल का जो लक्ष्य है एनईपी को ठीक तरीके से भूमिगत करना, वो सही नहीं होगा। Honorable member. Sir, I feel so sad to say this, sir. A SC female, sir, from National Sanskrit University was sexually abused by her assistant professor initially, and then followed by another assistant professor who blackmailed her with her videos. And she has just given a complaint in the anti-sexual harassment committee, but she didn't seek any justice. So she went back to her hometown, Orissa, and then even after the parents came to know about this, and there is no justice given to a SC female after facing so many hardships in her life to reach up to university level. Our government, central government is talking about Beti Padhao, Beti Bachao. What the government is going to protect, how the government is going to protect the females, the scheduled caste, the underprivileged students, sir. And there is also narcotic usage in such universities, sir, where the students are getting drug addicts, and no one has a chance to shatter anybody's dream, sir. I kindly request the minister how he is going to take the measures and actions. Sir, Adhyaksh Mahoday, the question was related to the PMC school and specifically about the Kakatiya University and about the Warangal district, and what are the steps to provide the scholarship about the SC/ST student. I think I really appreciate the concern of the honorable member, but I think this question is not associated with the question asked by the honorable member. Virender Singh. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पीएम श्री योजना के तहत हमारी कंस्टिट्यूएंसी चंदौली में कितने स्कूल लाभान्वित हैं और कितने बच्चे उसमें जो है प्रवेश पाए हैं, और उनको क्या-क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं और क्या आप आदिवासी और गरीब बच्चों के लिए अलग कोई योजना बना रहे हैं या फिर सबको इसी योजना में शामिल किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगा है, तो एट प्रेजेंट दैट वो मेरे पास नहीं है। मैं उनके साथ संपर्क करके उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिला दूंगा। बाकी जो मैंने पहले ही बताया कि पीएमसी फंड हमने कितना अप्रूव किया है, बाकी स्टेटों के लिए भी अगर स्टेट वाइज बोरा हम चाहते हैं तो माननीय मेंबर को हम दे सकते हैं। बाकी दूसरे पोर्शन में आते हैं कि मेजर फीचर्स के जिसमें कि हमने लगभग यूपी में 1725 स्कूल है जिनको हमने दिया है, इस पीएमसी के तहत उनको सिलेक्शन किया है। और जो फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलता है पीएमसी स्कूल में कि जिसके द्वारा बच्चे और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, उसमें कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, vocational skill education, internet facility, library with good furniture, diverse collection of books with computerized entry of issuing the books, fully equipped integrated science lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, playground with well-equipped sports facilities, green school feature, capacity building of the school principal and teachers, and several others. I am not going to the details because
आप ये बता दें, एक विद्यालय में 50 करोड़ रुपए मिलते हैं ना? हाँ, ये बताओ। एक विद्यालय में लगभग 50 करोड़ रुपया दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमने जो इतने अब सारे देखो, बात ये कि एक विद्यालय 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, धीरे धीरे विद्यालय बनेंगे, एक साल में नहीं बनते सारे। ठीक, बताइए आगे चलो। अब सब अपने यहाँ विद्यालय बनाना चाहते हैं, पीएम श्री विद्यालय बनाना चाहते हैं, समय लगेगा, अच्छी योजना है। कांगेन मुर्मू जी। ধন্যবাদ সভাপতি মহাশয়। যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে এই একটা এই স্কিমটা এত সুন্দর স্কিম, যেটার মাধ্যমে আরও বেশি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আমাদের সমস্ত যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোকে। সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই স্যার, যে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি কি, যদি দয়া করে মন্ত্রী মহোদয় জানান। स्पीकर सर, मैं आपसे परमिशन मांगता हूं, माननीय सदस्य ने बांग्ला में यानी मेरे मातृभाषा आप बांग्ला में बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। বাংলা में मैं আচ্ছা থ্যাংক ইউ। মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যকে অবগত করাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রুসার যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ, সেই দুই ধাপে আমাদের সাথে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের সাথে ছিল এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে 206টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করা হয়, যার টোটাল কস্ট 903.45 কোটি টাকা ছিল। তার মধ্যে সেন্ট্রাল শেয়ার 545.65 কোটি টাকা ছিল এবং তার মধ্যে 385 কোটি টাকা সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিলিজ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে আজকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে এই পবিত্র হাউসে মাত্র 61টা প্রজেক্ট এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে। 145টা প্রজেক্ট এখনো অনগোয়িং, এখনো কমপ্লিট হয়নি। আমি এই পরিস্থিতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি লেটার পর্যন্ত দিয়েছি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে দ্রুত করা হয়। লেটারের ডিও নাম্বারও আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার স্যার, যে আমি 30 আগস্ট 2025-এ আমি আমার তরফ থেকে চিঠি লিখি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে কমপ্লিট তো করছে না। রুসার পিএম উষা যখন আমাদের যে পরিবর্তিত যে স্কিম, সেই স্কিমে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করছে না। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বঞ্চিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে, ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই প্রোগ্রামে আসুন। 105 अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 105। गौरव गोगोई जी। माननीय मंत्री माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अगर आप असम के चाय बागान की दृश्य देखें तो सबसे ज्यादा वहां पे महिलाओं की भागीदारी है और महिलाओं के श्रम के पीठ पर बागान के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भी वार्तालाप होता है बागान के मालिकों के बीच, यूनियन के बीच, सरकारों के बीच, तो उन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी ना के मुमकिन है, जिसके कारण महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य अनीमिया की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो शराब की दुकान की समस्या हो, चाहे घरेलू हिंसा की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर जो व्यापक चर्चा और सिद्धांत उन सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, यूनियन के बीच में जो होनी चाहिए, नहीं होती और इसलिए सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हमारी महिलाओं श्रमिक हैं। मेरा दरखास्त है वर्तमान के हमारे सरकार से कि क्या वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जहां पर इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारों के बीच में जब चाय के उद्योग के साथ जब वार्तालाप हो तो उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि उस पे सुनिश्चित हो, महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूनियन के वार्तालाप। अध्यक्ष महोदय, माननीय तरुण जी ने चाय बागान में महिलाओं की संख्या और उसकी वेलफेयर और उसकी सुविधा के बारे में चिंता करी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो जहां महिलाएं काम करती हो, ये प्लांटेशन क्षेत्र हो या तो कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र हो, वहां उसको समान वेतन मिले,
उसकी हेल्थ की चिंता करी जाए, उसका उसके बच्चे के लिए ट्रेच की व्यवस्था हो और उसको मैटरनिटी की फैसिलिटी मिले और हाइजेनिक सिचुएशंस में काम कर पाए, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तरुण जी, लास्ट वीक में ही आप भारत सरकार ने ये 4 हेतुओं को सिद्ध करने के लिए 4 लेबर कोड को लागू करा है। उसके खिलाफ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपके मन में जो सचमुच में ये चिंता होती कि हमारी प्लांटेशन महिलाओं, हमने व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि प्लांटेशन में काम करने वाली महिला उसको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, किचन की फैसिलिटी मिले, पहले क्रेच की व्यवस्था 50 वीमेंस हो उसको भी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने ये लेबर कोड में सुनिश्चित करी है। उनके अलावा जब कोई हैजार्डस वर्कर्स में कोई काम करती है महिलाएं, ऐसी स्थिति में 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इलाज के लिए कोई भी खर्च करने की चिंता हो तो आयुष्मान भारत नहीं, आपने क्वेश्चंस में तो पूछा है कि क्या उसको आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी। जी, आयुष्मान भारत से आगे जाके ESIC का लाभ भी देश की सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है ताकि उनके हित में या तो लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स और प्लांटेशन के मालिक यानी कि चाय बागान के मालिक उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो और उसके बीच में बातचीत करने के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए और एक कमेटी में महिलाओं की भी उपस्थिति हो, ये आवश्यक है। ये हमने ये लेबर कोड में आइडेंटिफाई करा है, लेबर कोड में हमने फाइनल करा है। उसका लाभ हमारे आसाम की महिलाओं को भी मिलेगा, देश की महिलाओं को भी मिलेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि असम के विभिन्न चाय बागानों में सारे श्रमिक पिछले कुछ महीने में सड़कों पे आकर अपने सम्मानजनक उनको डेली वेज मिले, न्यूनतम उनको सैलरी मिले, उसको लेकर उन्होंने बार बार सरकार के पास भी गए हैं और जब उपाय नहीं मिला तो सड़क पे आए हैं। अपर असम हो, लोअर असम है, सब जगह। तो उनकी मांग ये है कि उनको कहा गया था कि सरकार अगर असम में आएगी तो 351 रुपीज उनको डेली मजदूरी उनको मिलेगा, जबकि वास्तविक में आज ब्रह्मपुत्र वैली में 250 रुपए मिल रहा है और बराक वैली में सिर्फ 228 रुपए मिल रहा है। मतलब असम में ब्रह्मपुत्र बराक में भी समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग ये है कि मजदूरों की जो मांग है और आपकी सरकार की जो प्रस्ताव है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 351 रुपीज मिलना चाहिए, सरकार कब ये सुनिश्चित करेगी? तरुण भाई, विषय यही है कि जब लेबर कोड में यही प्रावधान है, आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं रहेगी, फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। परिणति शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे असम में प्लांटेशन वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे शोलापुर, महाराष्ट्र के शोलापुर में, नासिक में बीडी वर्कर्स जो है महिला कामगार वो बहुत बड़े पैमाने पे है, करीब 1 लाख के आसपास
बीड़ी कामगार है और ये सब महिलाएं ही होती है इसमें। जैसे आपने जिक्र किया कि हैजर्डस इंडस्ट्री, बीड़ी और टोबैको सबसे हैजर्डस इंडस्ट्री है, लेकिन आज उनको आउट ऑफ नो ऑप्शन, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, इस इंडस्ट्री पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि अगर कल सरकार बीड़ी इंडस्ट्री बंद करती है तो क्या आपके पास इन 1 लाख महिलाओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज्ड और हेल्दी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए है क्या? अध्यक्ष महोदय, बात सही है माननीय सदस्य जी की। देश में बीड़ी वर्कर्स में भी महिला की भागीदारी ज़्यादा होती है, महिला का आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और इसलिए सभी महिलाओं को, बीड़ी वर्कर्स में काम करने वाले महिलाओं को भी उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। 40 साल के बाद सब भी देश के 40 करोड़ से अधिक जो भी 40 एज की एवो के सभी कामगार उसको हेल्थ चेकअप करना कंपलसरी रखा है। हमारे कई बीडी वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल भी चल रही है। एसिक के साथ भी हमने बीडी वर्कर्स के लिए इंटीग्रेशन करा है। एसिक हॉस्पिटल में भी हमारे बीडी वर्कर्स में काम करने वाले कामगारों को हेल्थ सुविधा मिले, उसको हेल्थ की चिंता करी जाए, उसको सुनिश्चित रूप में वेतन मिले और उसको काम करने के लिए कोई असुविधा ना हो, वो एश्योर करा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 श्री के सुधाकरन क्वेश्चन पूछिए। श्री मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 106 उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। श्री मानिकम टैगोर। The Honorable Minister has mentioned in the reply that PMKVY 4.0 and NEAPS aim to support marginalized groups and underserviced regions such as aspirational district map. I come from an aspirational district, Virudhunagar, but the reply contains no data, not a single figure on how many candidates from aspirational districts have actually been trained or placed. Given that more than 600 courses and 5.6 lakh enrollments have been reported nationwide, can the minister specify, one, how many trainees are from the 112 aspirational districts? How many of them have been received boarding, lodging or transport support as claimed? 3, how many have actually been placed in wage or self-employment? Without district-wise outcomes, how can Parliament evaluate whether 8,800 crore program is reaching the poorest region that need its most, ma'am? Thank you. Madam, so under this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill training is provided to the youth belonging to all sections of the society, including the marginalized section. And you know, this ongoing, this project is ongoing now, and I think this PM-NAP scheme facilitates a partial stipend, as mentioned in the answer, support limited to 25% of the 25% of the stipend paid up to the maximum of rupees 1,500. And special, special provision or special thrust has been given to the marginalized section of the society, especially the SC/ST group. And not only so, this evaluation of this, whether it is performing well or not, it has been done by the third party also, such as Niti Aayog, that training found relevant by the employees, whether PMKVY trained candidates preferred. 52% of the RPL candidates, I am just citing some observation of the Niti Aayog with the honorable member, 52% of the RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employees willing to hire more PMKVY candidates. Recruitment experience rate good and very good by 67% and 80% employees. So as this especially Manickam ji asked for the
marginalized section and as well as I think this aspirational district. So I will share the district-wise data if available with us, because I know you know better than I am not the concerned minister, as the concerned minister is in another assignment. I am representing him. I will share data with you, Monica. Okay. Shrimati Shatabdi Roy. So, thank you, madam. Under the PMKVY schemes, placements were tracked in the short-term training component only in its first 3 versions, implemented from financial year 2015 to 16 and financial year 2021 to 22. Will the minister clarify the reason for the same? It is because government could only achieve overall placement rate of 43% from 2015 till 2024, which is way below the expected rate. What steps has the government taken to improve its performance in the placement rate? Thank you, ma'am. So placement, as mentioned by the honorable member, is 43%, and it is, I think it is okay, it is quite good. And from PMKVY 4.0, a compulsory on-job training was introduced, and hence I think the placement are dealing from this 4.0. And the government and the ministry is taking the several steps to increase, such as introduction of the new courses, such as drone technology, then green hydrogen. This kind of missions, this kind of courses has been introduced by the government to make our workforce ready for the future India. Dr. Shashi Tharoor. Thank you, ma'am. I'm sorry, Mr. Minister, that answer is not totally satisfactory. The figures published indicate only 15% of the candidates trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana have secured job placements, which leaves the overwhelming majority without employment despite certification. In fact, there was a survey of small manufacturing enterprises in our country, and a majority of them say that the skill training initiatives are failing to reach them effectively. 71% of the small manufacturing enterprises in India report no benefits from the skill training programs. With such a deepening skill versus employment mismatch, many trained youth are either unemployed or placed in jobs unrelated to their training, pointing to weak demand forecasting and very poor alignment with industry needs. So my question to the Honourable Minister is the government undertaking any studies of this continuing mismatch between skill and employment and the low placement outcomes under the national skilling schemes? What plans do you have to improve the job placements, alignment with industry, including consulting industry, and outcome-based monitoring under the Skill India program? Thank you, Madam Chair. Madam, I would like to answer this question to the Honourable Member Shashi Tharoor ji, that during the PMKVY 2.0 and PMKVY 3.0, placement of certified candidates was incentivized under the short-term training. By releasing the payment of the last tranche, that is the third tranche, that is 30% in PMKVY 3.0 and 20% in case of PMKVY. As I have mentioned earlier, that we also third party, independent third party study is conducted by the Government of India, and I have shared the third party evaluation, that is the evaluation of the Niti Aayog. The training found relevant, even I am repeating, this training found relevant by employers, and PMKVY trained candidates preferred 52% of RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employers willing to hire more PMKVY candidates. Some other steps we have taken, it has been dealing, the employment or the placement has been dealing from the PMKVY 4.0. Under 4.0, the placements are dealing from skilling to lay emphasis on empowering trained candidates to choose their career path. Further, greater emphasis is being given to empowering youth by enhancing their employability through mandatory employability training component under STT training
and access to self-paced learning on SIDH, steps being taken to enhance the employability of the candidates under PMKVY 4.0 are alignment with the industry needs, aligning job roles with the national skill qualification framework, including the employability skill modules. New age skill training is emerging, such as technologies as AI, ML, AR, VR, 3D printing, green economy sectors. Industry engagement, the collaboration with the major employers and the industries to enhance the skilling ecosystem and align the training with the industry need. Then the flexible curriculum, offering customized training programs in partnership with the various stakeholders. And the most important, I feel, that on-the-job training, the emphasis, emphasizing the industry connection through the mandatory on-job training in short-term training, ensuring the practical learning and industry exposure to the students. And integrating with the new education, according to you, madam, you know that according to the new education policy, this skill has been integrated with the education system also. Thank you. Question number 107, Shri Mahendra Singh Solanki.